आइए आज शुरू करने जा रहे हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में स्वप्रेरण की घटना पढ़ेंगे कि स्वप्रेरण यानी कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है। आइए चलिए स्क्रीन पर आइए सभी बच्चे। स्वप्रेरण अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो देखो इसको बेटा ऐसे समझिए कि जैसे मान लो कोई कॉइल ये है और इस कॉइल में आपने एक बैटरी लगा रखी है और उसके साथ एक रियोस्टेट भी जोड़ रखा है, उसको बैटरी के माध्यम से जोड़ रखा है इस प्रकार से, ये प्लस माइनस। ये तो ऐसे जब धारा ये RH है, रियोस्टेट है, धारा नियंत्रक, धारा इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। तो जैसे ही बेटा इसमें आपने धारा प्रवाहित कराई, ठीक, तो कुंडली में एक प्रेरित धारा बहने लगेगी, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। लेंज के नियम के अनुसार यानी प्रेरित धारा जहां से उत्पन्न होती है वह उसी का विरोध करती है। तो जैसे प्रेरित धारा इस धारा के कारण उत्पन्न हुई, ठीक, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो गई, ये इसके लिए जो है इसको हम बोलेंगे प्रेरित धारा। और यदि हमने इस कुंडली में धारा के मान को घटाया, ये हमने धारा के मान को बढ़ाया है, धारा के मान को बढ़ाने पर अब दूसरी मान लीजिए इसी कुंडली में हमने क्या किया, रियोस्टेट के माध्यम से धारा के मान को कम कर दिया। तो जब बेटा धारा के मान को आप कम करेंगे तो कुंडली में प्रेरित धारा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे पहले इस धारा से ये स्थिति थी, धारा के मान को बढ़ा रहे थे तो प्रेरित धारा की डायरेक्शन ये हो गई कि जैसे ही आप धारा के मान को घटाएंगे, धारा के मान को घटाने पर, तो जैसे ही आप धारा के मान को घटाएंगे तो बेटा प्रेरित धारा की दिशा तुरंत पलट जाएगी, यानी ये प्रेरित धारा इस तरीके से इस डायरेक्शन में प्रदर्शित होगी। जो धारा बह रही थी, ठीक, उसको आपने अब क्या किया, कम किया। तो जैसे ही कम किया यानी धारा के मान में परिवर्तन किया तो प्रेरित धारा की दिशा अपोजिट हो जाएगी। इस घटना को हम बोलते हैं स्वप्रेरण। यानी किसी कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर तो कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को सेल्फ इंडक्शन यानी कि स्वप्रेरण कहते हैं। इसके बाद आइए इसमें पढ़ते हैं स्वप्रेरण गुणांक। यानी इस स्वप्रेरण को हम इसी से समझेंगे, स्वप्रेरण गुणांक से, अथवा इसी को दूसरा नाम देते हैं स्वप्रेरकत्व। दूसरा नाम बेटा देते हैं स्वप्रेरकत्व। तो जो स्वप्रेरकत्व है इसको देखिए ये क्या है, स्वप्रेरकत्व क्या है और स्वप्रेरण स्वप्रेरकत्व को समझा जाता है, या स्वप्रेरकत्व से ही स्वप्रेरण को समझा जाता है, ठीक। तो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा कैसे हम निकालते हैं वो देखिए। यानी इसके लिए कॉन्सेप्ट होता है कि जो कुंडली में धारा हमने बहाई थी उसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो गई। तो स्वप्रेरकत्व की या स्वप्रेरण की घटना में, ठीक, स्वप्रेरण की घटना में कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या प्रवाहित विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। स्वप्रेरण की घटना में एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है, स्वप्रेरण की घटना में कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या का मतलब कुंडली में फेरों की संख्या और उसमें जो फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स है, उसका जो गुणनफल है, ठीक, वो उसमें प्रवाहित धारा, अगर धारा आई जा रही है तो इसके अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं को हम प्रदर्शित करते हैं N∅B से, तो N∅B अनुक्रमानुपाती I, या इसी को हम N∅B = Li, ठीक, या L =
एन फाइव बी अपॉन आई। ठीक है, ये जो एल है यही स्वप्रेरकत्व है, इसी को हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। स्वप्रेरकत्व, ये एल जो है एक नियतांक है जिससे कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं, अर्थात एल बराबर एन फाइव बी अपॉन आई। इस यहां से परिभाषा दे देंगे, यदि आई इक्वल टू 1 एम्पियर तो एल इक्वल टू एन फाइव बी। ठीक है, किसी कुंडली में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होने पर कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या परिभाषा बनेगी? किसी कुंडली में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व कहते हैं। यदि इस कुंडली में आपने 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित कराई, ठीक, तो उसमें चुंबक जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या होगी यानी एन इंटू फाइव बी, इनको हम बोलते हैं फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। ठीक है, तो यदि किसी कुंडली में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये आ गया। इसके बाद आइए चलिए, सभी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे, मन लगाकर देखिए बेटा स्क्रीन पर। ये स्वप्रेरण आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना होगा कि एन फाइव बी इक्वल टू एन फाइव बी अनुक्रमानुपाती आई होता है। वहाँ जो अनुक्रमानुपाती कांस्टेंट है उसी को हम बेटा बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। ठीक है, अब इसमें क्या है कि यदि डेल्टा टी समयांतराल में इसी में डेल्टा टी समयांतराल में फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन या कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाइव भी हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा इसी कुंडली में। ठीक है, E इक्वल टू माइनस डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। और कुंडली में फेरों की संख्या है n, तो आप इसमें n का भी गुणा कर दीजिए तो ये बन जाएगा कुंडली में फ्लक्स। अब इसके बाद E इक्वल टू माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एन फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। तो एन फाइव बी को हम बोलते हैं फ्लक्स परिवर्तन, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या। तो इसका मान आपने यहाँ निकाला है एल आई। ठीक है, चूंकि एन फाइव बी इक्वल टू एल आई, इसलिए E इक्वल टू माइनस डेल्टा ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एल इंटू आई अपॉन डेल्टा टी, या हम इसी को लिख सकते हैं इक्वल टू माइनस एल को बाहर कर लें, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, यदि डेल्टा टी टेंड्स टू 0 है यानी कि सूक्ष्म समयांतराल है तो यही रिजल्ट E इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी हो जाएगा। ठीक, ये विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक में रिलेशन हो जाता है। इस प्रकार से इसको निकालते हैं कि यदि डेल्टा टी समयांतराल में फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाइव भी हो तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद ये हो जाएगा E बराबर माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसमें और भी एप्लीकेशंस हैं, इसको विधिवत ध्यान
मान लीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्वप्रेरण गुणांक है, इसका एक सूत्र ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये फार्मूला हो गया, और एक ये रिजल्ट भी लिखा जा सकता है जब 1 एम्पियर की धारा हो। और जब इसमें इसके लिए जब रिजल्ट निकालते हैं इसके विद्युत वाहक बल के पदों में, तो इसमें हम ये मान लेते हैं कि यदि डेल्टा टी समयांतराल में फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाइव ही हो तो उसके लिए ये हो जाता है, इसको देखो एन फाइव ई के स्थान पे अब आपको ये वाला पॉइंट यहाँ रखना है, ये हो गया एल आई ई का मान, इससे ये रिजल्ट आ जाता है। इसी से हम इसका मात्रक भी ज्ञात कर सकते हैं, सभी बच्चे इसको भी समझें, इससे आप मात्रक भी निकाल सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पर मैथमेटिक्स स्थिति प्रदर्शित कर ली कि एल इक्वल टू, देखिए आइए समझिए, एल इक्वल टू, ठीक है, माइनस ई अपॉन, ऐसे लिख सकते हैं डी आई अपॉन, या डेल्टा आई, डी आई कुछ भी लिख दीजिए, डेल्टा डी आई अपॉन डी टी, या डेल्टा आई अपॉन टी, ठीक है, या एल इक्वल टू माइनस ई अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ये धारा में परिवर्तन है, दर है, धारा में परिवर्तन की दर। तो इसका विद्युत वाहक बल होता है क्या, वोल्ट, इसका एम्पियर, इसका सेकेंड। तो इसका जो एल का मात्रक होगा, एल का मात्रक, तो एल का मात्रक हो जाएगा वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। इसी को हेनरी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेनरी, इसी को हेनरी कहते हैं। यानी स्वप्रेरकत्व का या स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा, ठीक। इसके लिए विमीय सूत्र ml2t-2 a-2, देखो यहां से बन जाएगा, जैसे L इक्वल टू L इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई, ठीक। ये विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल इससे लिख देंगे। तो इसके लिए इसका जो विद्युत वाहक बल का मात्रक ये हो जाता है जूल प्रति कूलम। यहाँ चाहो तो ऐसे W डेल्टा टी बटे Q डेल्टा आई ऐसे लिख सकते हो। तो अब सब आप इसके मात्रक लिखेंगे, जैसे W का है तो L का विमीय सूत्र इक्वल टू W का ml2t-2 डेल्टा टी का T बटे आवेश का AT और धारा का A, ठीक है। ये T वाले कैंसिल हो गए, A ऊपर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे 2, तो ml2t-2 a-2, ये बन जाएगी स्वप्रेरकत्व की विमा या विमीय सूत्र। ये सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद फटाक से आगे बढ़ते हैं, आइए ध्यान से समझते रहिए। हाँ सर, SMY निकाल कर ये क्या लिख रहा है शुभम, क्या लिख रहे हो सर, हाँ विवान, ये शुभम अवस्थी क्या लिख रहा है, शुभम अवस्थी क्या लिख रहे हो बेटा, दोबारा से लिखो, तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, क्या पूछ रहे हो। अजय कुमार, हाँ सबको हेलो। ये हम लोग इस घटना में पढ़ रहे हैं स्वप्रेरकत्व।
हाँ सर, ये कह रहे हैं कि सर समय निकाल कर पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ पढ़ लीजिए। जो वीडियो की क्वालिटी आप लोग रख दीजिए 480p, इस पर देखिए, ठीक है, तो स्पष्ट दिखाई देगा। आइए अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसी में एक हम सॉल्व करेंगे लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व, या लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, ऐसे डाल दें स्वप्रेरकत्व। तो डायरेक्ट फार्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे लंबी परिनालिका के लिए। अब जैसे मान चलिए सूत्र होता है L बराबर एन आई बी अपॉन आई। तो अब इसी को हम ऐसे अगर लिख दें, देखिए इधर ध्यान से सभी बच्चे, एन हमने लिख दिया बी ए, ठीक है, आई बी को बी ए और अपॉन में आई। तो लंबी परिनालिका के लिए सब सही चल रहा बेटा, सब क्लियर दिख रहा है ना? ठीक ठीक ठीक, ओके। चलिए देखिए एन फाइव बी अपॉन आई लिख देंगे। लंबी परिनालिका के भीतर बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सूत्र होता है ये, बी बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन एल, ठीक है। तो ये जब आप इधर पुटअप करेंगे तो एल इक्वल टू एन, इधर आ गया म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू आई, सॉरी इंटू ए अपॉन आई। आई से आई यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है, और एन पहले से है तो इसमें जो रिजल्ट बनेगा, ये देखो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एन के अंदर हो जाएगा म्यू नॉट एन इंटू ए अपॉन एल, ठीक। तो लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र यही होता है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यदि परिनालिका की लंबाई, जहाँ एल जो है ये परिनालिका की लंबाई है, एल क्या है, परिनालिका की लंबाई, ए परिनालिका का क्षेत्रफल, ठीक है, और एन उसमें फेरों की संख्या, जानते हो सभी एन क्या है, फेरों की संख्या, ठीक है, म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता। तो ये सभी हो जाते हैं इस तरीके से। यदि परिनालिका की क्रोड की चुंबकशीलता म्यू हो, मतलब यही फार्मूला, यदि परिनालिका की क्रोड की चुंबकशीलता म्यू है, ठीक है, यानी अगर माध्यम में स्थित है परिनालिका, ऐसे याद रखो माध्यम में स्थित है, तो आप लोग लिख सकते हैं एल इक्वल टू म्यू नॉट, सॉरी म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये पुटअप कर सकते हैं, ठीक है, म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल। इसके बाद इसमें एक फार्मूला और प्रयोग करेंगे, देखिए क्या लिखे दूसरा, ये तो लंबी परिनालिका हो गई, ठीक। इसके बाद समतल समतल वृत्ताकार, समतल वृत्ताकार कुंडली स्वप्रेरकत्व। समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या हो जाएगा बेटा, देखिए समतल वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरकत्व बन जाता है एल बराबर म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन टू। ये डायरेक्ट हम लोग फार्मूला प्रयोग करेंगे, इसमें डायरेक्ट फार्मूला से ही सीखिएगा।
एल बराबर म्यू नॉट पाई एन स्क्वायर आर अपॉन 2, जहां आर वृत्ताकार कुंडली, इनके डेरिवेशन नहीं पूछे जाते हैं, कभी कभार फार्मूला पूछा जा सकता है। तो वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या या औसत त्रिज्या लिख सकते हैं, औसत त्रिज्या, औसत त्रिज्या, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें अगला डेरिवेशन है, ये भी समझ गए होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट करें, नोट कर लें, ठीक। इसके बाद फटाफट अगले टॉपिक पे चलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी कुंडली में संचित ऊर्जा, कुंडली में संचित ऊर्जा, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कुंडली में संचित ऊर्जा। आइए इसको देखते हैं कि कुंडली में धारा का मान, जैसे कोई कुंडली है उसमें धारा का मान शून्य से अगर हम आई नॉट, ठीक है, बढ़ा दें, शून्य से आई नॉट कर दें, आई नॉट उसमें अधिकतम धारा हो जाती है। अगर हम शून्य से आई नॉट तक बढ़ाएं, ठीक, अधिकतम करने के लिए कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध, जब आप इसको क्या करेंगे, किसी कुंडली में धारा शून्य है और शून्य जब धारा आई नॉट की ओर ले जाओगे, बढ़ाते हुए उसको बढ़ाकर ले जाओगे, तो उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। आपने शून्य से धारा बढ़ाई तो एक आपने क्या उत्पन्न किया, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है बेटा। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया तो क्या होगा कि एक इसको धारा प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध आपको कार्य करना पड़ेगा, ठीक है। जब किसी कुंडली में धारा शून्य से अधिकतम धारा करने के लिए कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता तो उसके विरुद्ध एक कार्य करना पड़ता है, ठीक, उसे कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी जो आप इसके विरुद्ध काम करेंगे, इसके विरुद्ध जो कार्य करेंगे, जो विरुद्ध कार्य होगा, वही संचित स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर संचित ऊर्जा या संचित स्थितिज ऊर्जा ये लिख सकते हैं, समझ रहे बात। तो अब आइए हम इसको देखते हैं कि मान लो हमने 0 से आई नॉट तक इसकी कुंडली धारा प्रवाहित की, तो अब हमारा कार्य क्या है, जैसे सूक्ष्म मान लें तो सूक्ष्म कार्य विद्युत वाहक बल के लिए जो कार्य की स्थिति है वो dw मान लीजिए। तो क्या होगा, W बराबर समाकलन 0 से आई नॉट, 0 से आई नॉट dw। मान चलो एक छोटा खंड, जैसे 0 से आप पूरा आई नॉट एक बार में तो ले नहीं जाएंगे, जैसे 0 है तो 0 से धारा क्या सीधे आई नॉट एक बार हो जाए, कई छोटे छोटे उसमें डिवाइड होगी। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक हुई तो आपने इसमें dw कार्य किया, फिर आगे बढ़ रही धारा, ठीक, फिर dw 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 इस तरीके से। तो इसलिए हमने सीधा इसका उपयोग कर दिया है कि यदि कुंडली में धारा शून्य से आई नॉट तक बढ़ाई जाती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध किया गया कार्य W बराबर समाकलन आई नॉट से आई 0 से आई नॉट dw। अब देखो, परंतु चूंकि E इक्वल टू dw अपॉन dq होता है कार्य बटे आवेश, तो ये आप जब इधर रखेंगे और इसी को हम लिख सकते हैं dw अपॉन आई dt समय में, तो इसी के आधार पर इसलिए dw बराबर लिखा जा सकता है ei dt। ये हम इसमें पुटअप कर देंगे, W बराबर ये रिजल्ट मिल जाएगा समाकलन 0 से आई नॉट ei dt। अब इसमें देखो E और ये जो ये है वैल्यू, ये जो वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे जो dt हो जाएगी, तो इसमें हमने आई dt लिखा। आप देखो आगे और बढ़ाइए, 0 से आई नॉट, E की जो मैथमेटिक्स वैल्यू होती है वो L di अपॉन dt होती है। देखो L di
अपॉन डी टी इंटू आई डी टी, आगे लिख सकते हैं चूंकि ई इक्वल टू, ठीक, एल डी आई अपॉन डी टी। तो इसमें देखो डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, एल हो गया कांस्टेंट, तो एल आ गया बाहर, समाकलन 0 से आई नॉट आई डी आई, आई डी आई, इसको याद रखिए, आई डी आई। तो आई का जब आप समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सभी बच्चों को पता होना चाहिए। ये हो जाता है जैसे x का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई टू, ऐसे इसका हो जाएगा आई स्क्वायर बाई टू, लिमिट 0 से आई नॉट। तो पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो इसमें क्या हो जाएगा, एल बाई टू बाहर करिए, आई नॉट स्क्वायर माइनस 0, अर्थात यहाँ पर जो रिजल्ट मिल गया यानी कि अतः कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू डब्लू, ठीक है, U इक्वल टू डब्लू का मान आ गया L बाई टू, या इसको ऐसे लिख दीजिए L बाई टू आई नॉट स्क्वायर या हाफ L आई नॉट स्क्वायर, ये हो जाएगी कुंडली में संचित ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद इन्हीं प्रेरकों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, देखो ये भी समझ लीजिए, प्रेरकों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, ऐसे ऐसे दो प्रेरक हों और इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दें, जैसे इसका स्वप्रेरकत्व L1, इसका स्वप्रेरकत्व L2, इसमें धारा आई जा रही तो श्रेणी क्रम में धारा आई ही बहेगी, ठीक, समान रहती दोनों में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर L बराबर L1 प्लस L2, ठीक है, ये प्रतिरोध के समान ही इसमें रूल लगते हैं। अगर हमने मान ली चलिए दो कुंडलियों को ऐसे, ठीक, समांतर क्रम में जोड़ लिया, किसमें जोड़ लिया, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में जो धारा होती है वह भिन्न भिन्न होती है, ठीक, इसका L1 और इसका L2, ठीक है, इसमें जा रही मान लो I1 धारा और इससे जा रही है I2 धारा, ठीक है। तो ये देखिए टोटल आई, ये आई, तो इसके लिए परिणामी स्वप्रेरकत्व 1 अपॉन एल इक्वल टू हो जाता है 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। तो ये इसमें वही रोल काम करते हैं जो प्रतिरोध में काम करते हैं। तो ये सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसके बाद स्वप्रेरकत्व का उपयोग क्या है, व्हीटस्टोन सेतु के उपयोग में, यानी व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में इसका उपयोग है स्वप्रेरकत्व का व्हीटस्टोन सेतु के प्रयोग में, और दूसरा जो इसका उपयोग है वो प्रतिरोध बॉक्स के निर्माण में, जो प्रतिरोध बॉक्स बनाया जाता है, प्रतिरोध बॉक्स के निर्माण में ये व्हीटस्टोन, ये इसके उपयोग हो जाते हैं। तो ये सभी आप लोग समझ लीजिए। ये डेरिवेशन हो गया कुंडली में संचित ऊर्जा का, ठीक है, ये कुंडली में संचित ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पूछा गया है कई बार, तो इसको आप लोग विशेष कर ध्यान से समझते जाएं, ठीक है। ये हो गया U बराबर हाफ L आई नॉट स्क्वायर, आई नॉट इसमें ध्यान दें, ये 0 से आई नॉट को धारा को बढ़ाया जा रहा है, तब इसमें जो इसके प्रेरित विद्युत वाहक बल के जो विरुद्ध कार्य किया जा रहा है वही इसमें संचित स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाता है। श्रेणी क्रम में अगर दो प्रेरकत्व जोड़ दिए जाते हैं तो उसका परिणामी L बराबर L1 प्लस L2, समांतर क्रम में अगर इनको प्रेरकत्वों को जोड़ देंगे तो उनका परिणामी 1 अपॉन L इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। क्लियर। इसके बाद देखिए अगली घटना, इसमें हम पढ़ेंगे अन्योन प्रेरण की। आइए इसको भी समझ लेते हैं। आज इस सेशन में जितनी भी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, यानी स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण। स्वप्रेरण का मतलब होता है स्वयं की कुंडली में धारा बहने से, ठीक है,
और इसमें अन्योन प्रेरण में क्या होता है कि यदि म्यूचुअल इंडक्शन, आइए अन्योन प्रेरण, इसको पढ़ते अन्योन प्रेरण, अंग्रेजी में म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक, ये मान लीजिए एक कुंडली है, एक कुंडली है, इसमें रियोस्टेट लगा है, इसी में ये प्लस माइनस ऐसे, ठीक, इसमें ये धारा ऐसे जा रही है, ठीक है। तो जब ये धारा ऐसे जा रही है तो इसमें क्या होगा, देखिए इसके बाद क्या है कि इसके समीप एक और कुंडली रखी और उस कुंडली में एक गैल्वेनोमीटर लगा है पता करने के लिए कि इसमें धारा बह रही है कि नहीं बह रही। ठीक, रियोस्टेट है, ये बैटरी है, ये धारा है आई, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। तो अब बेटा क्या होता है, इसकी घटना क्या है कि इन्हीं दो निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करें या धारा बंद करें, ठीक है, या धारा को यानी कि शून्य करें, ठीक है। तो कुल मिला के आपको ये पढ़ना है कि दो निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं, या विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। अच्छा, थोड़ा बड़ा लिखे हैं, कौन कह रहा है सर? अभिषेक कुमार, ओके। जूम में देखो बेटा, जूम करके चलिए थोड़ा प्रयास करते हैं बड़ा लिखने का, ठीक है। देखिए तो घटना क्या हो रही है, हम पढ़ रहे थे अन्योन प्रेरण की, म्यूचुअल इंडक्शन की। तो म्यूचुअल इंडक्शन क्या बेटा है कि किन्हीं दो निकटवर्ती कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो जैसे ही आप बेटा इसमें धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो दूसरी कुंडली में एक विपरीत दिशा में धारा बहने लगती है। ठीक है, यहां से ये फ्लक्स रेखाएं एकदम से ऐसे चलने लगेंगी, ये स्थिति बन जाती है, बल रेखाएं हो जाती। तो ये है, इस घटना को हम बोलते हैं अन्योन प्रेरण। एक कुंडली में आपने धारा में परिवर्तन किया, दूसरे में इस अन्योन प्रेरण की घटना पर आधारित सबसे अच्छा उपकरण है, सबसे बड़ा, जिसको बहुत यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर। ठीक, उसमें दो कॉइल होती, एक में धारा परिवर्तित होती, दूसरे में अपने आप एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसके बाद आइए अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, तो इसमें बेटा क्या होता है कि अन्योन प्रेरण की घटना में द्वितीयक कुंडली फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। मान लीजिए दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या है N2, ठीक, और चुंबकीय फ्लक्स है φ2, इसमें φ1 करके मान के चलो, इसमें है φ1, फेरों की संख्या है N1, इसमें जो धारा बह रही है वो I1 है, इसमें धारा बह रही है वो I2 है। ये अलग अलग मान लीजिए। तो अन्योन प्रेरण की घटना में, ठीक है,
द्वितीयक कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना है। अर्थात N2 φ2 अनुक्रमानुपाती I1, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। या इसी को हम लिख सकते हैं N2 φ2 बराबर कैपिटल M I1। ये जो कैपिटल M देख रहे हो इसी को अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अन्योन्य प्रेरकत्व, इसी को कहते हैं बेटा अन्योन्य प्रेरकत्व। ये कांस्टेंट होता है, इसको हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। ठीक, अब आइए इसी का सूत्र लिख लें। या कैपिटल M बराबर N2 φ2 अपॉन I1। तो ये समझ गए ये कॉन्सेप्ट। एक दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात N2 φ2 अनुक्रमानुपाती I1 या N2 φ2 बराबर M I1, जहाँ M एक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, या M बराबर N2 φ2 अपॉन I1। ठीक है, ये सभी समझ गए। अब इसकी परिभाषा अगर देनी है तो इसमें आप कह सकते हैं कि अगर I1 का मान 1 कर दें, यदि I1 इक्वल टू 1 एम्पियर तो M इक्वल टू हो जाएगा N2 φ2। मतलब यदि प्राथमिक कुंडली में, ठीक है, यानी दो कुंडलियों में धारा बह रही है, यदि प्राथमिक कुंडली में प्रारंभ बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो दूसरी कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या को कुंडली का या दोनों कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। अब आइए इसको दूसरे तरीके से, प्रेरित विद्युत वाहक बल से, मान लो प्राथमिक कुंडली में I1 धारा बह रही है जिसके कारण दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ जिसको हम कहते हैं E2। मान ले क्या, E2 इसमें E1 है, ठीक है, तो सब इसके कारण उसमें जब जो जा रहा है तो ये इसके लिए E2 मान लिया। तो E2 का मान क्या हो जाएगा बेटा, दूसरी कुंडली में E2 इक्वल टू लिखेंगे माइनस, क्या लिखोगे, माइनस N डेल्टा φ2 अपॉन डेल्टा T। ठीक है, या इसी को लिखिए E2 बराबर माइनस डेल्टा का चिन्ह बाहर कर लीजिए N φ2 अपॉन डेल्टा T, तो इसको आप लिखिए माइनस डेल्टा M I1 अपॉन डेल्टा T, यानी ये वाला रिजल्ट यहाँ जब आप रख देंगे तो ये माइनस M डेल्टा I अपॉन डेल्टा T, या M इक्वल टू माइनस E2 अपॉन डेल्टा I अपॉन डेल्टा T। ये रिजल्ट बन जाएगा। यहां से हम बेटा इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, तो मात्रक तो वही वोल्ट प्रति एम्पियर, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, या इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा, उसी को हम बोलते हैं हेनरी, वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, या इसका मात्रक क्या लिखोगे, हेनरी। विमा जो हो जाएगी वो ml2 t-2 a-2, ये इसका विमी सूत्र बन जाएगा। तो ये सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से समझ लें। ये स्थिति हो जाती है मात्रक, ये हो गई इसका विमी सूत्र। ठीक, ये इसकी, यहाँ से इसकी एक परिभाषा भी हम दे सकते हैं कि यदि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन हो, प्राथमिक कुंडली में यदि एकांक धारा परिवर्तन हो रहा हो, या प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा परिवर्तन की दर के कारण द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल को अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व कहते हैं। समझ गए, इसका भी मान 1 कर सकते हैं, यहां से भी परिभाषा निकाल सकते हैं, यहां से भी परिभाषा निकाल सकते हैं। तो
तो ये सभी स्थितियां यहाँ पे अन्योन प्रेरण गुणांक के लिए हो जाती हैं। ये सभी आप समझ गए होंगे। इसको और देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट याद रखिए दो कुंडलियों के लिए। इसके बाद ये अन्योन प्रेरण गुणांक है। ठीक, ये विद्युत वाहक बल के पदों में लिखा है कि जब इसमें आपने I1 धारा प्रवाहित की तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 बहने लगा, जिसके कारण E2 बराबर माइनस एन डेल्टा फाई टू अपॉन डेल्टा टी। बहुत इत्मीनान से समझते जाइए। ये रिजल्ट आ गया एम बराबर माइनस E2 अपॉन डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। इसका मात्रक होता है बेटा हेनरी। सभी समझ गए होंगे। अब आइए आगे चलते हैं, कुछ इसके और रिजल्ट देखते हैं। देखिए, अब हम अन्योन प्रेरण के लिए कुछ डायरेक्ट रिजल्ट का उपयोग करेंगे। ज़्यादा उनमें डेरिवेशन या कुछ फंसने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, जितना सिलेबस जितनी आवश्यकता उसी के आधार पर करेंगे। उसमें हम लोगों ने लंबी प्रणालिका के लिए लिखा था, यहाँ दो लंबी समाक्षी प्रणालिकाओं के बीच चूंकि दो कुंडलियां चाहिए तो दो प्रणालिका चाहिए। इस तरीके से समाक्षी ऐसे, ये इनके बीच अगर हम वो निकालेंगे अन्योन प्रेरकत्व तो वो देखो क्या होगा, ये स्थिति रहेगी। एक प्रणालिका ये है और एक ये है, दोनों समाक्षी हैं। तो इसके लिए रिजल्ट क्या है, देखो, दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व। डायरेक्ट हम लोग फार्मूला प्रयोग करेंगे दो लंबी प्रणालिकाओं के लिए। तो एक में मान लो फेरों की संख्या है N1, दूसरे में N2। बस सीधा रिजल्ट है कैपिटल M बराबर म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। मतलब दोनों की लंबाइयां अगर समान है, दोनों के क्षेत्रफल समान है, ठीक है, तो इसके लिए ये रिजल्ट आ जाएगा। समझ रहे हो बात? इसके लिए ये रिजल्ट आ जाएगा। तो अगर मान लो अलग अलग निकालेंगे तो यहाँ पर A2 लिखेंगे, ठीक, दूसरे के लिए। तो M बराबर म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन L। जहाँ अगर आप A2 की वैल्यू रखना चाहें तो ये हो जाएगी पाई R2 स्क्वायर, या इसी को हम सूत्र को लिख सकते हैं तब M बराबर म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन L। ये सूत्र बन जाएगा। ठीक, R2 हो जाएगी दूसरी प्रणालिका की त्रिज्या, R2 दूसरी प्रणालिका की त्रिज्या बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद दो समतल कुंडलियों के लिए दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है, तो इसके लिए बेटा रिजल्ट यही ये होता, जहां L है यहाँ पे बदल जाता है। ये हो जाएगा M बराबर म्यू नॉट N1 N2 A2 अपॉन N1 N2 A2 अपॉन 2R1। ये हो जाता है 2R1। ये R1 हो जाती है प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या और R2 हो जाती है द्वितीयक कुंडली की त्रिज्या। ठीक है, तो अब इसमें R2 कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आ जाएगा। चूंकि एक ही जगह हम इसको क्या प्रयोग कर सकते हैं, म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1। तो इसमें जो बेटा R1 है ये प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या है, R2 है
ये द्वितीयक कुंडली की त्रिज्या। ठीक, तो ये रिजल्ट बन जाएंगे दो समतल कुंडलियों के। इसके बाद बेटा इसमें एक युग्मन गुणांक आता है। युग्मन गुणांक, दो कुंडलियों के बीच का अगर म्यूचुअल इंडक्शन, ये सूत्र एक बार पूछा गया है, युग्मन गुणांक क्या है। ठीक, तो यदि दो कुंडलियों के बीच का अन्योन प्रेरकत्व कैपिटल एम है, ठीक, और एक कुंडली का, जैसे मान चलिए दो कुंडलियां हैं, ये है, दो कुंडलियां हैं, ठीक, एक का म्यूचुअल सेल्फ इंडक्शन L1, दूसरे का L2, और दोनों के बीच का जो म्यूचुअल इंडक्शन है वो कैपिटल M है। तो दोनों कुंडलियों का जो युग्मन गुणांक बेटा होगा, युग्मन गुणांक को हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं। तो K बराबर अंडर रूट कैपिटल M अपॉन L1 L2। दो कुंडलियों का युग्मन गुणांक K बराबर अंडर रूट कैपिटल M अपॉन L1 L2 हो जाएगा, यानी पूरा पार्ट अंडर रूट के भीतर होता है। किसी किसी किताब में ये जो है गलत मिसप्रिंट हो गया है। तो K बराबर अंडर रूट कैपिटल M, ये म्यूचुअल इंडक्शन हो गया, L1 प्राथमिक कुंडली का स्वप्रेरकत्व हो गया सेल्फ इंडक्शन, L2 दूसरी कुंडली का स्वप्रेरकत्व हो गया। तो इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए, या मान लो मैं इधर लिख दे रहा हूं युग्मन गुणांक, इसको युग्मन गुणांक, युग्मन गुणांक का जो सूत्र होता है, युग्मन गुणांक को हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं। K इक्वल टू अंडर रूट M अपॉन L1 L2, ये है युग्मन गुणांक का फार्मूला। ठीक, इसके बाद बेटा इसमें आती है भ्रमण धारा, जो आपके सिलेबस में है वही सब पढ़ा रहे हैं। इसके बाद भंवर धारा परिभाषा, भंवर धारा, भंवर धाराएं, भंवर धाराएं, ठीक है, ईडी करंट, ईडी EDD करंट, ठीक, चलिए सब किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भंवर धाराएं क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र में भंवर धाराओं की जो परिभाषा बनेगी वो क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी चालक के, किसी भी आकार के चालक को, ये जैसे चुंबकीय क्षेत्र है कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, तो चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी आकार के चालक को चलाने या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में चालक को रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी आकार के चालक को चलाने या परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखने पर उत्पन्न चक्करदार धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। उत्पन्न चक्करदार धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। उत्पन्न चक्करदार धारा जो होती है, जैसे मान चलिए ये चालक है, इसको आपने ऐसे खिसका दिया, तो जैसे आपने इसको ऐसे खिसकाया तो इसमें इस प्रकार से एक धारा ऐसी भंवर जैसा बन जाता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं भंवर धारा। क्या बोलते हैं? भंवर धारा लूप, भंवर धारा लूप, ठीक है, ये हो जाती है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी आकार के चालक को चलाने अथवा चुंबकीय परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक में उत्पन्न चक्करदार धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं। चालक का प्रतिरोध अधिक होने पर भंवर धाराएं क्षीण हो जाती है। ये याद रखिए, यदि चालक का प्रतिरोध अधिक है, यदि चालक का
प्रतिरोध अधिक है तो भंवर धाराएं छीड़ रहेंगी, छीड़। और यदि चालक का प्रतिरोध कम होगा तो भंवर धाराएं यानी कम प्रतिरोध पर, कम प्रतिरोध पर भंवर धाराएं, कम प्रतिरोध पर भंवर धाराएं प्रबल हो जाती, प्रबल। ठीक है, ये भंवर धाराएं होगी। इसका उपयोग क्या है भंवर धाराओं का? उपयोग, भंवर धाराओं का उपयोग है बेटा नंबर 1, सुबह अवस्थी सर थोड़ी देर में, अच्छा थोड़ी देर में हटाया करें, अच्छा ठीक ठीक। अरे स्क्रीनशॉट कर लिया करो बेटा, पहले बता देते तो उसको हम थोड़ी देर में हटाया करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो? सुबह थोड़ी देर में हटाया करेंगे, बढ़िया बता दिया करो, पहले लिख देना। सबसे बड़ा उपयोग है वैद्युत ब्रेक में, वैद्युत ब्रेक में, यानी जो रेलगाड़ी वगैरह में जिस ब्रेक का इस्तेमाल होता है वहाँ भंवर धाराओं के लिए उस ट्रेन को रोका जाता है वैद्युत ब्रेक में। दूसरा, दोलनरुद्ध धारामापी में, जो दोलनरुद्ध धारामापी होता है उसमें भंवर धाराओं का, दोलनरुद्ध धारामापी, दोलनरुद्ध धारामापी में, ठीक। तीसरा नंबर जो है दोलनरुद्ध धारामापी में, और ये प्रेरण भट्टियों में जिसमें धातुओं को पिघलाया जाता है उसमें भी इनका काम है। प्रेरण भट्टियों में, प्रेरण भट्टियों में धातुओं को पिघलाने में काम आता है। याद रखिए, यदि चालक का प्रतिरोध बहुत अधिक है तो भंवर धाराएं छीड़ होंगी, ठीक। और यदि चालक का प्रतिरोध कम है, कम प्रतिरोध पर भंवर धाराएं प्रबल हो जाती हैं। ये याद रखिए। परिभाषा एक बार और सुन लें। चुंबकीय क्षेत्र में परिभाषा क्या होगी, इधर से बच्चे तब तक नोट भी कर सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को चलाने पर अथवा, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चालक में उत्पन्न चक्करदार प्रेरित धाराओं को भंवर धाराएं कहते हैं, ठीक। ईडी करंट बोलते हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, ये सिलेबस का लगभग लास्ट पार्ट है। एक पार्ट और हम लोग अभी यहाँ करेंगे, ठीक। उसको भी, वो भी इम्पोर्टेंट है। वो एक हूबहू परीक्षा में कई बार, 1-2 बार पूछा गया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। ये हो गई भंवर धाराएं। चलिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके सर, ठीक, ऊपर उदय। चलिए आइए, एक लास्ट टॉपिक और है, और वो इम्पोर्टेंट है भी है, उसको बहुत ध्यान से समझ लें, ठीक। फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। ये आज चैप्टर का पार्ट 2 था, ठीक है। पार्ट 2 पहले से पढ़ा हुआ है, उसमें आप लोग देख सकते हैं सभी बच्चे, रॉबिन, ऋषभ, मुकेश यादव, ठीक है, शुभम अवस्थी, अभिषेक कुशवाहा, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेते हो, बहुत अच्छा। सूर्यान सचान, बढ़िया से पढ़ो बच्चे, ठीक। एक टॉपिक ये है, जब छड़ को केंद्रित करके, जैसे ये, उसके एक सिरे को घुमाया जाए, ऐसे घुमाया जाए, ऐसे,
ये, ठीक है। इसको हमने क्या किया, एक सिरे पर केंद्रित कर लिया, इसको ऐसे घुमाए, ठीक। तब इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालना है। देखिए, यानी कि जब छड़ को, ठीक है, केंद्रित करके, छड़ को केंद्रित करके केंद्रित किया, ठीक है, और उसके दूसरे सिरे से, उसके दूसरे सिरे से घुमाने पर, ठीक है, या दूसरे सिरे से, दूसरे सिरे को, ऐसे लिख दे, दूसरे सिरे को घुमाया जाता है। तो जब दूसरे सिरे को घुमाया जाता है तो बेटा क्या है, देखिए, जैसे एक ये हो गया, ये छड़ है, इसको आपने ऐसे घुमाया तो ये सर्किल बना देगी, ठीक। तो ये यहाँ से मान लो वी वेग है, वी वेग से ये घूम रही है, ये सर्किल है, इसकी त्रिज्या आर बराबर एल हो जाएगी। तो अब आइए देखिए, इसमें हम लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि वी इक्वल टू होता है आर ओमेगा, क्या होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा होगा, ठीक है। ये रेखी वेग और कोणीय वेग में संबंध होता है, ऐसे लिखें, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट वी बराबर आर ओमेगा, इसमें जो बेटा ये ओमेगा है ये कोणीय वेग है, कोणीय वेग, और इसको हम बोलते हैं रेखी वेग, इसको क्या बोलते हैं, रेखी वेग। अब इसी को हम लिख सकते हैं या v इक्वल टू एल ओमेगा, क्योंकि इसकी लंबाई, हमने छड़ की लंबाई को एल मान लिया, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, छड़ की लंबाई को जब हमने एल मान लिया तो अक्ष पर, अब इसको देखो, इसको डाल दो इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अक्ष पर ये जो इसकी अक्ष बनेगी ये, तो अक्ष पर वेग v इक्वल टू 0 है, यहाँ पे इसका कोई गुणन नहीं, तो इसको हम क्या मानेंगे, 0, ठीक। तो औसत रेखीय वेग क्या बन जाएगा इसमें, औसत रेखीय वेग बराबर 0 प्लस इसका, ये इक्वेशन फर्स्ट से कितना मिला है, एल ओमेगा बटे 2, तो यहाँ से मिल जाता है हाफ एल ओमेगा औसत रेखीय वेग। यहाँ से देखो, ये पहले इस पे निकला, ठीक, और ये अक्ष पर वेग हो गया 0, तो इसका जो औसत वेग है वो बन गया बेटा 1/2 एल ओमेगा। अब क्या होता है कि जब ये छड़ घूम रही है, ठीक है, घूमने पर इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो E इक्वल टू हो जाएगा वी बी एल, क्या हो जाएगा, E इक्वल टू वी बी एल, ठीक है। और ये V जो होगा ये औसत रेखी वेग होगा, और ये हो गया इस तरीके से, औसत रेखी वेग की वैल्यू E इक्वल टू 1/2 एल ओमेगा इंटू बी, 1/2 एल ओमेगा इंटू बी एल, एल जब इसके साथ आएगा तो एल स्क्वायर बन जाएगा, बेटा इसका मान हो गया E बराबर हाफ, ठीक है, वी बी क्या बन गया, बी एल स्क्वायर ओमेगा, ठीक। अगर ये जहां V जो है ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, जो L है ये इसकी क्या है, छड़ की लंबाई है, L क्या है, L छड़ की लंबाई, ठीक, और ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। तो ये सूत्र बन जाता है, यदि हम किसी छड़ को एक सिरे पर स्थिर रखकर दूसरा सिरा घुमाएं तो उसके लिए ये फार्मूला आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है,
ठीक है, ई बराबर हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी ऐसे कोई रिजल्ट आ जाए तो हम इस फार्मूले से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्षण के लिए। ठीक, तो फिर बच्चों ये सभी को समझ में आ गया होगा। हाँ, v बराबर आर ओमेगा जो होता है, ये संबंध आप लोगों ने पढ़ा है, रेखी वेग व कोणीय वेग में संबंध फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। रेखी वेग व कोणीय वेग में संबंध, रेखी वेग व कोणीय वेग में संबंध आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, रेखी वेग और कोणीय वेग में संबंध। ठीक है, जो रिलेशन होता है रेखी वेग व कोणीय संवेग। रेखी वेग जो होता है ये v होता है, कोणीय वेग होता है ओमेगा, तो इसका ये संबंध v बराबर आर ओमेगा बन जाता है। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ये चैप्टर आज आपका समाप्त हो गया। कल के सेशन में इस चैप्टर के आप लोगों को न्यूमेरिकल मिलेंगे। आइए सभी जुड़िए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है, सबको इसके न्यूमेरिकल मिलेंगे। अभी जो है क्लास कुछ जो ऐसे चलाई जा रही है शाम को, तो कुछ दिनों के लिए शाम की क्लास ये अभी चलती रहेगी। ठीक, आप सभी जुड़िए और ये वीडियो जो पढ़ रहे हैं, जो लाइव क्लास में पढ़ रहे हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और दोस्तों को भेजिए जिनको कुछ फायदा हो सके। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं इसी समय। ठीक, आज के लिए सबको गुड नाइट।